हेलो बीमिस के स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है दोष। ठीक है। इस चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, वो भी श्लोक के बेसिस पे आता है। आपको एक श्लोक दे दिया जाएगा और बोला जाएगा, जैसे कि बहुत ही फेमस श्लोक है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम सुश्रुत सूत्र स्थान 15/3। ये जो श्लोक है ना, ये आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा इसको स्पष्ट कीजिए। तो यही एक मेजर क्वेश्चन है इस चैप्टर में। बाकी अगर आप देखें, पहले मैं बता देती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये उसके बाद से ये जो सेकंड टॉपिक है, ऋतु दोष रस एवं गुण में संबंध, ये भी बहुत ईजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है। और एक ये जो टेबल है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये टेबल हम देखेंगे। फिर प्रकृति निर्माण में दोषों का महत्व क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका ब्रीफ में दिया हुआ है, लेकिन अब जब प्रकृति चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ पे इसमें डिटेल में चीज़ें दी गई होंगी। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उस चैप्टर के थ्रू आता है ये क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट में कि स्वास्थ्य रक्षण में दोषों का महत्व, और एक और ये जो प्राकृत एवं वैकृत दोष है ना, ये इसके ये तीनों श्लोक, ये तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक है। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, ओके गाइज, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, जैसे कि मैंने बताया कि सुश्रुत जी का ये श्लोक है। अब हमारे ये जो होता है ना, दोष धातु और मल, मतलब तीन त्रिदोष, सप्त धातुएं और त्रिमल, ये क्या होते हैं, शरीर के मूलभूत हैं। मूलभूत हैं, यही हमारे शरीर के मूल हैं हम। ठीक है, फंडामेंटल्स हैं। और इन्हीं से हमारे शरीर का पूरा निर्माण होता है, इसलिए इनको कहा गया दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं ये। अब हम देखते हैं दोष, हम जैसे पढ़ा हुआ है कि वात पित्त कफ, पूरी आयुर्वेद जो है इसी पे आधारित है हमारी। वात पित्त एंड कफ पे धातु रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, मल जो होते हैं पुरुष मूत्र एवं स्वेद। ठीक है। अब देखिए इसको लिखना कैसे होता है, इस आंसर को। तो सबसे पहले आप जब भी आएगा इसी तरीके से लिखना, जैसे कि बुक में दिया हुआ है कि पहले हम श्लोक लिखें, फिर लिखेंगे कि इसका रेफरेंस क्या है, कि कहाँ का ये श्लोक है, किसने दिया है, कौन सा नंबर। चैप्टर आपका याद है तो अच्छी बात है, वरना बस इतना भी मेंशन करेंगे तो ठीक है। फिर आगे ये ऐसे टेबल बना के जैसे चार्ट, रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा आप थ्योरी लिखेंगे, 2-3 श्लोक को ऐड करेंगे और सबके बारे में बताएंगे। ठीक है। एक और श्लोक आता है, आगे भी बताएंगे। यहाँ स्टार्ट करते हैं थ्योरी पोर्शन से। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से शरीर और संसार बना हुआ है। पृथ्वी जड़ और अत्यंत स्थूल है तथा आकाश अति सूक्ष्म तत्व है। कहने का मतलब है कि अब इसमें बताया जा रहा है ना कि बात पित्त कफ में कौन कौन से ये महाभूत की प्रधानता होती है, उस बेसिस बताया जा रहा है। जैसे कि पृथ्वी जल तेज वायु का ये 5 महाभूत हैं, और पृथ्वी क्या होती है, इसमें से जड़ और अत्यंत स्थूल है। ठीक है। तथा आकाश जो है वो क्या है, अति सूक्ष्म है। तो इन दोनों को एलिमिनेट करके वायु, तेज और जल, ये 3 प्रधान क्रियाशील भूत हैं। ठीक है। वायु, तेज और जल, ये प्रधान क्रियाशील भूत हैं। इन्हीं के आधार पर वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को आयुर्वेद में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है। आयुर्वेद का यह त्रिदोष ही मूलभूत सिद्धांत है, यहाँ पे बताया गया। ठीक है। तो पृथ्वी को क्यों हटा दिया गया और आकाश को? आकाश अति सूक्ष्म तत्व है और पृथ्वी क्या है, जड़ है। ठीक है। और एवं अत्यंत स्थूल है। इसलिए जो 3 क्रियाशील है वो क्या है हमारे पास, एक जल हो गया, एक अग्नि हो गया और एक वायु हो गया। इन्हीं पे हमारा वात पित्त कफ है। बस ये लिखना बहुत जरूरी है आपको। आपने से चार्ट वे में बना के ऐसे लिखना कि 3 क्रियाशील होते हैं, बाकी 2 जो होते हैं वो क्रियाशील नहीं होते हैं, और ऐसे लिखना वात पित्त कफ इन्हीं के आधार पे बताया गया है। इस तरीके से आप पेपर में वात वात पित्त तथा कफ दोष सम अवस्था में रहकर शरीर को धारण करते हैं। हम सब में ये लाइन लिखते आए हैं कि दोष दोष बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शरीर का नुकसान करते हैं, बल्कि साम्यावस्था में रह करके क्या करते हैं, शरीर को धारण करते हैं, कार्य करते हैं, तब इन्हें और धारण करते हैं। ठीक है। और साथ में ये भी लिखा गया कि जब ये अवस्था सम अवस्था में रहकर शरीर का धारण करने का कार्य करते हैं तब इन्हें धातु कहते हैं। ठीक है। मतलब दोष को ही हम दोष धातु और मल कब कह रहे हैं, वो यहाँ पे कंडीशंस बताई हुई हैं।
जब ये शरीर की धातुएं मलों आदि को दूषित करते हैं, जब ये दूषित करते हैं तब इन्हें त्रिदोष कहा जाता है, ठीक है। और तब और जब यही शरीर को मलिन करते हैं तो इन्हें मल कहते हैं। जब ये शरीर को गंदा करते हैं तो मलिन मल कहते हैं, ठीक है। दूषित करना और मलिन करना में फर्क होता है। दूषित करने का मतलब क्या, विकृति उत्पन्न कर रहे हैं, और मलिन का मतलब क्या करें, पहले तो वो गंदा कर रहे हैं, बाद में उसमें विकृति उत्पन्न होगी, ठीक है। तो स्टेजेस का फर्क है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अर्थात ये वात पित्त और कफ कार्य के अनुसार दोष धातु और मल नाम से जाने जाते हैं। मतलब ये किसके अनुसार जाने जाते हैं, तो कार्य के अनुसार। ये देखिए यहाँ एमसीक्यू का पॉइंट है, ये आ सकता है कि किस बेसिस पे इन्हें अब बोला जाता है दोष धातु मल, तो कार्य के अनुसार, ठीक है। व्युत्पत्ति निरुक्ति इस तरीके से ही लिखेंगे, व्युत्पत्ति में बताएंगे हम, जिसमें शरीर को दूषित करने की क्षमता हो उसे दोष कहते हैं, ठीक है। जिसमें शरीर जो दूषित करने की जिसमें कैपेबिलिटी होती है उसे हम दोष कहते हैं, डेफिनेशन है। और इसमें 3 श्लोक दिए गए, तीनों का मतलब एक ही है, दूषण दूषणाथ दोषा दुष्यंती इति दोषा शरीर दुष्यंती इति दोषा। परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं परिभाषा में कि दुष्यंती मनः शरीरम वा इति दोषा, मतलब कि जो मन और शरीर को दूषित करता हो वह दोष है। और साथ में एक श्लोक और ऐड करेंगे, जब भी ये पूछेगा ना कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो इसमें एक श्लोक, ये सब करने के बाद हम एक श्लोक जरूर ऐड करेंगे परिभाषा में, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। प्राकृत्यारंभक्त्वे सती स्वातंत्रेण दुष्कत्वम दृष्टिकृत्वम वा दोषकत्वम। इसकी हिंदी क्या है यहाँ पे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। अर्थात जो मन और शरीर दोनों को दूषित करने में सक्षम हो, दोनों को दूषित करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी को, उसे ही दोष कहते हैं। जो प्रकृति निर्माण का आरंभक है, ठीक है, प्रकृत्यारंभकत्वे स्टार्ट हुआ था ना श्लोक, जो प्रकृति निर्माण का आरंभक है, स्वतंत्र रूप से दूसरों को दूषित करने में सक्षम हो, उसे ही दोष माना जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोष प्राकृत अवस्था में रहकर शरीर का धारण करते हैं, जब विकृत होकर धातु और मलों को दूषित करते तभी इन्हें दोष कहते हैं। परंतु दोष शब्द रूढ़ होने से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल दूषित करते हैं, रोग का कारण है, पर ऐसा नहीं है, यह कार्य की केवल विकृति होने पर ही करते हैं, ठीक है। बताया गया वही चीज जो हमने वहां पढ़ी थी ना, सेम वही चीज है, आपको इसे बार बार पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। बस श्लोक को और प्रेजेंटेशन को अच्छे रखेंगे, आपको आराम से 10 में से 8 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और बहुत अच्छी अगर हैंड राइटिंग रही तो 9 भी मिल सकते हैं। तो ये तरीका होता है लिखने का, बार बार थियोरेटिकल ज़्यादा नहीं लिखना है, चीज़ों को कोटेशन में ये सब चीज़ें डाल के लिखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और थ्योरी दिया हुआ है कि वात पित्त कफ साधारण पुरुष एवं मूत्र अविकृत अवस्था है, साम्यावस्था में रहकर हितकारक मधुर आदि रसों के संयोग से शरीर का धारण करते हैं। बताया गया है कि रस के संयोग से धारण, तो हमें पता है कि धारण करते हैं, तो कैसे करते हैं, रस के संयोग से करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि दोष धातु एवं मल तीनों ही शरीर का धारण भी करते हैं, ठीक है। सब चीज़ें हैं बस। यहाँ पे एक उपमा दी गई है, ठीक है, चंद्र सूर्य और वायु की। हमें पता है बात पित्त कफ, तो इस जल को चंद्रमा से रिलेट करके बताया गया है, वायु को हवा से, अग्नि, और जो पित्त है उसको अग्नि से बताया गया है। और कैसे कौन कार्य करता है जल्दी से देख लेते हैं। चंद्र अपने प्रभाव से स्थावर जांगम प्राणियों में बल और पुष्टि उत्पन्न करता है, ठीक है। चंद्र क्या करता है, अपने प्रभाव से स्थावर जंगम प्राणियों में बल एवं पुष्टि उत्पन्न करता है, और यही काम तो हमारा जल का भी होता है। आगे देखते हैं, उत्पन्न करता है। सूर्य उनका शोषण बल पुष्टि का ह्रास करता है। हमने पढ़ा है कि आदान काल में क्या होता है, सूर्य डोमिनेंट होता है, तो फिर प्राणियों का जो बल होता है वो क्षीण करता है, ठीक है। तथा वायु दोनों के प्रभाव को सर्वत्र सृष्टि में प्रसिद्ध करता है। वायु कहीं भी कोई चीज़ गिरी हुई है तो अगर हम हवा वहाँ पे चलाएंगे तो क्या स्प्रेड हो जाएगा। तो ये चंद्रमा के और सूर्य के कार्य को विक्षेपित करता है, प्रसृत करता है, फैलाता है, ठीक है। करता हुआ स्थावर जांगम को उनके प्रभाव को लाभ पहुंचाता है। उसी प्रकार चंद्र शरीरगत कफ के द्वारा, देखिए चंद्र की उपमा किससे कही गई है, कफ से, द्वारा शरीर में बल और पुष्टि को उत्पन्न करके, सूर्य शरीरगत पित्त द्वारा और शरीर को शोषण करके, तथा वायु जो कि शरीरगत और लोकगत एक ही हैं, ठीक है। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन तीनों में से, सूर्य चंद्रमा वायु में से शरीरगत और लोकगत कौन सा है जो एक ही है, तो वो वायु है, ठीक है। ये भी आपको मैंने कहा हमेशा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं 20 नंबर के, तो तभी आप वो सॉल्व कर पाएंगे, सरल लाइन से एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। वायु जो कि शरीरगत एवं लोकगत एक ही है, तो कफ तथा पित्त को शरीर में सर्वत्र पहुंचाकर शरीर अवयव को उनको लाभ पहुंचाता हुआ शरीर का धारण करता है, ठीक है। योगा, ठीक है, ये हो गया से आगे बढ़ते हैं। तथा वात पित्त तीनों शरीर में प्रकृति को समान मात्रा में रह करके अव्याप्य इंद्र, जिसकी इंद्रियों में कोई विकार ना हो, उस पुरुष को क्या करते हैं, समान में रहकर क्या करेंगे, बलवर्ण सुख लंबी आयु प्रदान करेंगे। जिस प्रकार धर्म अर्थ और काम परस्पर विरुद्ध होते हुए एक दूसरे के सहायक बनकर परलोक का साधन बनते हैं,
उसी प्रकार जैसे पता है धर्म अर्थ और काम, ये तीनों चीज़ें अलग है, धर्म अलग है, पैसा कमाना अलग है, लेकिन फिर भी ये तीनों चीज़ें मिल करके क्या करते हैं, एक दूसरे के सहायक बनकर परलोक में सिद्धि के साधन बनते हैं। उसी प्रकार वात पित्त कफ सम अवस्था में रहकर बल वर्ण आदि प्रदान करते हैं। ये उपमा थी, दोनों याद रखेंगे, चंद्रमा की भी और यहाँ नीचे की भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष की। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट में वही है कि आगे आपका थियोरिटिकल पॉइंट ही है कि शरीर में उपचय उपचय के बारे में बताया गया है, और ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप उसे पर रीड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं निज रोग, निज और आगंतुज के बारे में थोड़ा यहाँ पे बताया गया, तो देख लेते हैं। देखिए निज रोग क्या होते हैं। निज रोग जो होते हैं ना, कि दो तरीके के रोग में बांटा गया, निज और आगंतुज। निज में क्या होता है कि जब भी शरीर के दोष में विकृति आएगी, मतलब वात पित्त कफ में, तो इनके विकृति आने के बाद अगर वेदना होती है तो उसे निज कहते हैं। लेकिन कई बार हमें चोट लग जाती है अग्नि से, शस्त्र क्षार क्रिया से, इन सब से, तो उसके बाद हमें पहले वेदना होती है और फिर उसके बाद हमारे दोष विकृत होते हैं, तो इसे हम आगंतुज रोग कहते हैं। इसी जैसे कि इसी प्रकार सभी सभी प्रकार के निज रोग वात पित्त कफ को छोड़कर नहीं होते हैं। इसमें इसलिए बोला गया ना कि जितने भी प्रकार के निज रोग होते हैं, मैंने कहा कि पहले वो क्या होगा, दोष, उनमें विकृति आएगी, तो इसलिए सेंटेंस लिखा गया कि सभी प्रकार के जो निज रोग होते हैं इन तीनों को छोड़कर नहीं होंगे, पहले इनमें विकृति आती है फिर वेदना होती है, अर्थात निज रोग वात पित्त कफ के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार पक्षी, यहाँ पे एक उपमा दी हुई है, और ये उपमा ना आपको चरक में भी मिलेगी, जब आप चरक नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे, सेकंड ईयर में ना, तो वहाँ पे भी एक चैप्टर में आपको उपमा मिलेगी। ठीक है, उसका रेफरेंस भी पूछता है पीजी एग्जाम में। ठीक है, जिस प्रकार पक्षी सारे दिन आकाश को चारों तरफ उड़कर देश देशांतर को लांग जाते हैं, पर वहीं अपनी छाया को कभी पृथक नहीं लांग पाते, ठीक उसी प्रकार वात पित्त कफ की विषमता से उत्पन्न होने वाले सभी शारीरिक दोषजन्य रोग संख्या और लक्षणों से भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति, ये देखिए, का कारण दोषी होते हैं। इसमें बोला गया कि जिस प्रकार पक्षी दिन भर आकाश में उड़ते हुए कितना भी कहीं देश देशांतर को लांग जाए, लेकिन उसकी परछाई उसके साथ ही चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार दुनिया में कितनी भी बीमारियां होती हैं, कितने प्रकार के रोग हैं, लेकिन सबका कारण क्या है, उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वात पित्त कफ में विकृति आती है तो ही उत्पन्न होते हैं, यही बता रहा है। इनको छोड़ के कोई दुनिया की बीमारी नहीं होती है, ये उपमा है। ठीक है, यही बताया गया इसमें। आगे देखिए, एक श्लोक का अर्थात दोषों का विषम होना रोग का कारण तथा दोषों का सम होना आरोग्य है। ये श्लोक आप याद कर सकते हैं। रोगस्तु दोष वैषम्यम और दोष साम्यम रोगता, अष्टांग हृदयम का श्लोक है, और ये पहले चैप्टर में ही दिया, 20 नंबर का श्लोक है। ठीक है, ये सब भी आपको श्लोक याद रखना है। वायु पित्तम कफ शुक्त शरीर दोष संग्रह, ये वाला याद कर सकते हैं आप। और एक और आगे आएगा, इसके नीचे एक सेकंड लाइन भी होती है, मानस पुनर्दिष्टो रजस तम एव च, मतलब मानसिक दोष रज और तम होते हैं। ठीक है, आगे आएगा, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये भी थ्योरी ही है, आपको ऐसे याद रखना है कि वातादि दोष अपने, यहाँ देखिए, सर्व शरीर में चलायमान बात पित्त कफ, चलायमान मतलब पता, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि तीन क्रियाशील होते हैं, उसी को चलायमान यहाँ पे कहा जा रहा है। सभी स्रोतस अयन भूत हैं, अर्थात ये दोष शरीर में उपस्थित सभी स्रोतों में विद्यमान और चलायमान होते हैं। अयन भूत का मतलब क्या है कि सब में एंटर कर सकते हैं, सभी स्रोतस में, ये इन तीनों के लिए सारे गेट खुले हैं चैनल्स के हमारे बॉडी में। ठीक है, या दोष इन्हीं स्रोतों के द्वारा शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये वाला पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, थोड़ा न्यू है ये। प्रकृति में रहने वाला फल आरोग्य होता है। अगर अपनी प्रकृति, वही लाइन है कि साम्यावस्था में रहेंगे तो आरोग्य का कारण है, और असाम्यावस्था में जाएंगे तो रोग उत्पन्न करते हैं। दुष्ट दोष शारीरिक धातु एवं मलों को दूषित करते हैं, ना कि मन और आत्मा को, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मन और आत्मा को कोई दोष दूषित नहीं करता है, वो शरीर और शारीरिक धातु और मलों को दूषित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऋतु दोष रस एवं गुण में संबंध क्या है। इसका आगे एक टेबल दिया हुआ है। जिस व्यक्ति को ऋतु सात्म का ज्ञान है तथा ऋतु के अनुसार आहार विहार का सेवन करता है, तो उसके शरीर में बल एवं वर्ण की वृद्धि होती है। और नॉर्मल सा सेंटेंस है, ऋतु का विभाग संस्कृत की दृष्टि से मनुष्यों के आहार विहार के लिए किया गया है, अर्थात ऋतु का विभाग व्यक्तियों को स्वस्थ रखने हेतु किया गया है। इसमें बताया गया कि ऋतु का विभाग क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर ऋतु का विभाग नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऋतु में किस आहार और विहार का हमें सेवन करना चाहिए। तो ऋतु के अकॉर्डिंग अब हम ठंडी में गर्मी की चीज़ें करेंगे तो वैसे भी हमें बीमारी होगी, तो उसी को बताया जा रहा है कि ऋतु का विभाग क्यों महत्वपूर्ण है, तथा ऋतु के अनुसार आहार विहार का सेवन और परित्याग कर स्वस्थ रहने का विधान है। सेम वही लाइन है।
आगे देखिए आदान काल के बारे में बताया गया कि ऋतुओं के विभाग के अनुसार संवत्सर या वर्ष में, संवत्सर का मतलब होता है 1 ईयर, ठीक है। में 6 ऋतुएं बताई गई, एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं और एक ऋतु में क्या होते हैं, 2 माह होते हैं। इसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म में, जैसे पहले 6 ऋतुओं के नाम क्या है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ठीक है। इसमें से जो स्टार्टिंग की होती हैं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इसमें क्या होता है, इसको आदान काल कहते हैं। मतलब आदान काल में 3 ऋतुएं आती हैं और हर ऋतु में 2-2 महीने होते हैं, तो इस तरीके से हमारे 6 महीने हो गए ये। और जो बचे हुए होते हैं 3 ऋतुएं, उसमें 6 महीने, वो मिलकर के टोटल एक साल बनता है। तो एक संवत्सर में हमारे पास कितनी आती हैं ऋतुएं, 6 आती हैं। और जो स्टार्टिंग के हैं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इसमें आदान काल होता है। आदान काल क्या है देखते हैं। आदान से नाम याद आ रहा है कि आदित्य, आदित्य का मतलब सूर्य, मतलब इसमें सूर्य डोमिनेंट होगा। ऐसा काल, आदान, आदित्य काल कह सकते हैं इसे हम, कि ऐसा काल जिसमें सूर्य डोमिनेंट हो पूरे, मतलब इंसान का। जब भी सूर्य डोमिनेंट होगा तो क्या होगा, हमारी हमारा जो बल होगा ना वो क्षीण होगा। जैसे कि धूप लगती है तो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है चक्कर आ रहा है, तो बल इंसान का इसमें क्षीण होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और साथ में चंद्रमा का प्रभाव इसमें कम होता है, ठीक है। और तो हमारा शरीर भी रुक्ष हो जाता है, इस तरीके से सिम्टम्स डेवलप होते हैं, वो सब देखते हैं, इसमें बताया गया है, ठीक है। इसे हम उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य उत्तर दिशा की तरफ गमन करता है, ठीक है। ये भी नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। अथवा आदान काल तथा वर्षा, शरद, हेमंत ऋतु में सूर्य दक्षिण दिशा में गमन करता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप। अतः इसे दक्षिणायन अथवा विसर्ग काल कहते हैं, नाम याद रखेंगे। उत्तरायण क्या था, आदान काल था। नॉर्थ से साउथ की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ऊपर से नीचे। आदान काल से विसर्ग काल, नॉर्थ से साउथ, मतलब पहले क्या, उत्तरायण, दक्षिणायन, नीचे नीचे साउथ भी होता है। अगर आप मैप देखोगे, मैप से भी याद कर सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम ऊपर आदान काल है, नीचे विसर्ग काल है, ठीक है। और ऊपर से क्या, उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तर से दक्षिण की तरफ हम आ रहे हैं, ठीक है। उत्तरायण पृथ्वी के सौम्य अंश और प्राणियों के बल को ले लेता है, जैसा कि मैंने बताया था कि सूर्य डोमिनेंट होता है, अतः इसे आदान काल कहते हैं। तथा दक्षिणायन पृथ्वी के सौम्य अंश और प्राणियों को बल देता है, अतः इसे विसर्ग काल कहते हैं। एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं और एक ऋतु में 2 माह होते हैं। ये सब एमसीक्यू के पॉइंट है, आप याद रखेंगे। और 3 ऋतु का एक अयन होता है। देखिए 3 एमसीक्यू के पॉइंट बन गए यहाँ पे। ये क्वेश्चन आता है पदार्थ में भी, आपको मिलेगा हर जगह, याद कर लीजिए कि 3 ऋतु का एक अयन होता है, ये भी आपको याद रखना है। सूर्य, वायु, चंद्रमा, ये तीनों काल स्वभाव से मार्ग का ग्रहण कर काल, ऋतु आदि के कारण होते हैं। अर्थात आदान काल के प्रति सूर्य और विसर्ग काल के प्रति चंद्रमा कारण होता है, ठीक है। आदान के काल के प्रति कौन कारण होता है, सूर्य, और विसर्ग काल के प्रति कौन कारण होता है, चंद्रमा। और साथ में तथा वायु योगवाही है। योगवाही मतलब, योगवाही का मतलब होता है कि जिसके साथ मिलेगा अपने गुण को तो रखेगा, साथ में उसके गुण को भी ले लेगा, ये अपना खोएगा नहीं। लेकिन इसको कहते हैं योगवाही। सूर्य के साथ जाएगा तो अपना गुण भी रहेगा और साथ में सूर्य के अकॉर्डिंग भी काम करेगा ये, ठीक है। जो सूर्य के साथ रहकर आदान का और चंद्रमा के साथ रहकर विसर्ग का कारण होता है, ठीक है। अब देखिए रस संबंध, ऋतु का रस और गुण से संबंध क्या है। तो इसकी टेबल है आगे, बट यहाँ पे देख लेते हैं थ्योरी में क्या दिया गया। विसर्ग काल में वायु अत्यंत रूक्ष नहीं बहती, किंतु आदान काल में अति रूक्ष बहती है। विसर्ग काल में चंद्रमा पूर्ण बलि रहता है, चंद्रमा मैंने बताया था डोमिनेंट रहता है, और समस्त भूमंडल पर अपनी किरणें फैला करके संसार को तृप्त करता है। इसलिए विसर्ग काल को सौम्य कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे संसार में सौम्यता का विस्तार करता है। तथा आदान काल में सूर्य अपनी किरणों द्वारा संसार के स्नेह भाग को ले लेता है, और वायु तीव्र और रूक्ष होकर के संसार के स्नेह भाग का शोषण करती है। वायु का काम ही है शोषण करना। इसके परिणाम स्वरूप शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में रूक्षता उत्पन्न हो जाने से रूक्ष रस यथाक्रम, ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये रस